हेलो गाइस, वेलकम टू वीआस वंस अगेन। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एज प्रॉमिस्ड इट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से पहले हमने जो वीडियोस कवर करी हैं उसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस या फिर उसका दूसरा नाम वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें पता लगा था। और ओम्स लॉ अगर किसी बच्चे को जानना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट इनके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ओम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी आपके पास कंडक्टर है। कंडक्टर की डेफिनेशन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई कंडक्टर है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, ये कोई कंडक्टर है और इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज प्रेजेंट होगा उसके। यानी कि जो वोल्टेज प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर। और इस ओम्स लॉ में एक कंडीशन होती है कि जो आपका टेम्परेचर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर इसकी स्टेटमेंट बोली जाए, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट इन द कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर के अंदर जो भी करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें प्रेजेंट वोल्टेज के। अब पहले इसको साइड में रखते हैं और एक बेसिक सा चीज बहुत बच्चों को पता भी होगा, बहुत बच्चों को नहीं भी पता होगा। कंडीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट रटने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको उनका मीनिंग नहीं पता हुआ तो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, ए और बी, और हम एक कंडीशन रख लेते हैं जिसमें हम ये बोलते हैं कि क्वांटिटी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी बी के। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। और अगर हमें बेसिकली अगर हम माने तो प्रोपोर्शनल का साइन है, क्योंकि अगर आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा फिर आप ये बोलोगे सर आपने गलत कर दिया। नहीं, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। बेसिकली डायरेक्टली इनवर्सली में यही होता है। हम इसका कंसेप्ट आपको समझा देंगे। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम बात कर रहे थे दो क्वांटिटीज, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी की। क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली बात है हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि जो भी चेंजेस ए में आएंगे, जैसे भी चेंजेस आए, चाहे वो कम हो रहा हो चाहे ज्यादा हो रहा है, जितने भी अमाउंट से कम हो रहा हो या जितने भी अमाउंट से ज्यादा हो रहा हो, सेम एग्जैक्ट वैसे ही चेंजेस दूसरी क्वांटिटी में भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। ओम्स लॉ में क्या है कि कंडक्टर के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। नाउ अगर हम इस स्टेटमेंट को माने तो आपको पता है वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं वी से और करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ऑल इन ऑल V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। ठीक है, अब ये V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि V में जितना चेंज आएगा उतना ही चेंज I में आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वोल्टेज को डबल कर दूं तो करंट भी उसी अमाउंट में डबल हो जाएगा, या फिर अगर मैं वोल्टेज को कम कर दूं तो करंट जो है वो भी उस अमाउंट में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ आ गया? क्या होता है कि अगर कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पहली क्वांटिटी में जैसे चेंजेस आएंगे दूसरी क्वांटिटी में भी वैसे ही चेंजेस आएंगे, चाहे फिर वो ज्यादा हो रहा हो चाहे फिर वो कम हो रहा हो। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने बताया आपको कंडीशन क्या है, टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी कंडक्टर में प्रेजेंट जो वोल्टेज होता है उसके। उसको आप क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम मान के चले तो हमारे पास क्या हो जाएगा? V प्रोपोर्शनल टू I।
ओके, वी मतलब वोल्टेज एंड आई मतलब करंट। नाउ एक बात और ध्यान देगी, v जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो वहां पर आ जाता है एक कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शन हट के इज इक्वल टू लगा और v इक्वल्स टू आई। नाउ एक कांस्टेंट लगेगा और उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे r। अब ये r क्या है? ये जो r है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल। जिस मटेरियल में करंट पास हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन भी आगे बताएंगे, पर फिलहाल यहां फोकस करते हैं। V प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोपोर्शन हटा इज इक्वल टू आया और साथ में एक कांस्टेंट आया R। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल जिसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है। ऑलराइट, नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको बच्चे बहुत बार गलत कर देते हैं। V प्रोपोर्शनल टू, अच्छा मैंने बोल दिया वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कई बार हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात तो सेम है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, बच्चे बहुत बार बहुत जेन्युइन मिस्टेक है कर देते हैं, बट आपको फोकस करना है V प्रोपोर्शनल टू I ही रहेगा हमेशा। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे हो जाती है तो ये गलत हो जाता है। I अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे V के तो ये थोड़ा सा डगमगा जाता है, गलत हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्यों ये गलत बोल रहा हूं मैं, ये गलत है, इसके लिए आपको इसका पता होना जरूरी है, तो इस पर हम बाद में आएंगे। पहले यहां चलते हैं। R मतलब मैंने क्या बताया आपको? रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल। ऑलराइट, अब रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का अर्थ हुआ रुकावट, यानी कि किसी भी चीज को रोकना। अब ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस है, हम करंट पढ़ रहे हैं तो ये करंट को ही रोक रही होगी, यानी कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस। फिर एक बात बताऊं, मैंने आपको जब चार्ज पढ़ाया था तो मैंने बताया था चार्ज एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो करंट को अपने अंदर फ्लो होने से रोकती है। ऑलराइट, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस हाई हुआ, दो वायर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वायर है, एक वायर है ए और एक वायर है बी, और हर मटेरियल में रेजिस्टेंस होता है। अगर उसमें करंट फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता, या थोड़ा हो सकता है थोड़ा नहीं हो सकता, सब में रेजिस्टेंस होता है। अब यहां पर मेरे पास दो वायर है, वायर ए एंड वायर बी। एक की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और एक की रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो करंट ज्यादा किसमें फ्लो होगा? फिर से बता देता हूं, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है, यानी कि जहां पर करंट ज्यादा फ्लो हो रहा होगा वहां पर रेजिस्टेंस क्या होगी? कम, और जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा? करंट कम फ्लो होगा। तो बेसिकली अगर ए वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो यहां पे करंट क्या होगा? लेस करंट विल फ्लो, और यहां पर अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो मोर करंट विल फ्लो। कंसेप्ट क्लियर हुआ रेजिस्टेंस का? फिर रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या करते हैं, वो बेसिकली मटेरियल क्या करता है? करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट वहां पर कम फ्लो होगा, और जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां पर करंट क्या होगा? ज्यादा फ्लो होगा। तो बेसिकली रेजिस्टेंस उसको कहते हैं। अब यहां पर देखिए, हमने बैक टू द टॉपिक ऑफ ओम्स लॉ, हम क्या कहते हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू I। हम हमेशा इसे ऐसे लिखते हैं, हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है इसमें, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते। अब क्यों नहीं लिखते? मैंने उसके लिए बताया था, आपको रेजिस्टेंस समझना जरूरी है। आई होप आपको रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा अभी तक। अब यहां देखिए, सपोज हम ये स्टेटमेंट मान लेते हैं, I इज प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनल हटेगा, अगेन कांस्टेंट आएगा, एंड कांस्टेंट आपको पता है क्या आएगा? R। I इज इक्वल टू VR। अगर मैं ये V हटा दूं, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए V हट जाए, तो I और R सामने सामने हो गए। और I और R सामने का मतलब क्या है? सामने वाली सिचुएशंस कौन सी होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी अगर सेम है तो जितना चेंज यहां आएगा उतना ही चेंज यहां आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं करंट ज्यादा कर रहा हूं तो वोल्टेज भी ज्यादा हो रहा होगा, इसलिए करंट ज्यादा है। यहां पर इसका क्या मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। तो क्या ट्रू है? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? करंट को रोकना। यानी कि रेजिस्टेंस अगर अपने आप को ज्यादा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो करंट को कम करेगा। तो ये यहीं पर
गलत हो जाता है। तो जब भी आप ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमेशा ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे। आई होप आपको ओम्स लॉ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल और एक नया टॉपिक रेजिस्टिविटी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको इसके लिए कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख देना, हम इस पे एक और वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।